नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो कि वनडे एग्जाम में जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सबको कवर करेगी। ठीक है, इस सीरीज में हम चलाने जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपके इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए जाएंगे जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इतिहास आपको पता है कभी नहीं बदलता है। तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इसको याद करने की आवश्यकता है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बना के लाया हूँ, और जिसको आप सीधे अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, जो कि पेपर के टाइम पे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और बहुत ही आसानी से इनको आप याद कर सकते हैं। तो आपको इतिहास से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स को पढ़िए और इतिहास में अपना जो भी नंबर है एक भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में क्या है, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो ऊपर से ही पूछे जाते हैं, ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सीरीज है वो कहाँ से शुरू हो रही है? गुप्त साम्राज्य से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग होता है, तो वो गुप्त साम्राज्य है। ये कौशाम्बी के निकट शुरू हुआ था। इसमें जो संस्थापक थे इसके कौन थे? श्रीगुप्त, ये संस्थापक थे। अब ये जो डेट है इनकी 240 से 280 ईस्वी, ये मैंने लिख दी है जिससे कि आपको थोड़े समझने में कौन पहले आया कौन बाद में ये आसानी हो, वरना ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बहुत ही रेयर केस में पूछी जाती है। ठीक है, आपको केवल ये याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य 300 ईस्वी के लगभग आया था। 300 ईस्वी, ये 300 ईस्वी क्यों कहा है? क्योंकि इसका जो मेन जो प्रमुख सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम, वो 320 में आया था, तभी से गुप्त साम्राज्य को जाना जाता है। इसीलिए तो 300 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य आया, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, बाकी ये नहीं याद करनी। ठीक है, अब श्रीगुप्त के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बस संस्थापक थे ये। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच, ये 280 से 320 ईस्वी तक रहे। इनके बारे में भी इन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। सबसे प्रमुख राजा जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनको ही महाराजा धीराज की उपाधि मिली, और 320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, और इन्होंने, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये मेन पॉइंट है, वही आपको याद करने हैं, ज्यादा इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। ठीक है, इन्होंने, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इनको बहुत नामों से जाना जाता है। क्यों भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। और अश्वमेधकर्ता भी इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। विक्रमांक भी कहा जाता है इनको, और ये कवि कविताएं लिखते थे इसीलिए कविराज भी कहा जाता है। विष्णु की उपासना करते थे तो विष्णु उपासक भी कहा जाता है। संगीत प्रेमी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए इनका चित्र मिला था, तो संगीत प्रेमी इनको माना जाता है। अब इनके दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि हरिशरण थे। ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इनके समय में महत्वपूर्ण है कि चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अब इससे आगे देखते हैं, तो देखिए आगे चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके काल में क्या हुआ? चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया। इसके ही काल में चांदी के सिक्के चलाए गए, और कालिदास जो कवि थे वो इसी के शासन काल में थे। आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी और बारहमिहिर, ये इसी के शासन काल में थे। इसी के जो मतलब समय में थे आयुर्वेदाचार्य, धन्वंतरी और बारहमिहिर। इसके बाद इसका जो राजगद्दी पर बैठा वो कौन था? कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त को ही गोविंद गुप्त भी कह देते हैं। अगर पूछ लिया जाए इसका दूसरा नाम क्या था तो आपको बताना गोविंद गुप्त। ठीक है, ये जो है 415 से 454 तक इसने शासन किया, और इसी ने ही कुमार गुप्त प्रथम ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक रहा, और इसने क्या किया? गिरनार पर्वत पर एक झील थी सुदर्शन झील, उसका निर्माण पूरा किया। ठीक है, पहले से थी थोड़ी बहुत, इसने ही कंप्लीट की उसको।
हुणों का जो आक्रमण हुआ वो इसी के शासनकाल में हुआ, स्कंदगुप्त के में। तो कभी ये पूछ लिया जाए हुणों का आक्रमण किस गुप्त साम्राज्य के शासक के काल में हुआ, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद विष्णुगुप्त बैठा राजगद्दी पर, और इसका ये जो था इसके शासनकाल में कोई भी जानकारी ज्यादा नहीं है, बस यही है कि ये अंतिम शासक था। यदि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक पूछे तो कौन है, विष्णुगुप्त, और प्रथम कौन है, श्रीगुप्त, उसने स्थापना की, और विष्णुगुप्त अंतिम था। ठीक है, तो ये इसके जो मेन पॉइंट थे गुप्त साम्राज्य के वो सारे सारे मैंने करा दिए हैं। अब इसके जो मतलब राज्य में क्या क्या होता था, पुलिस विभाग या फिर गांव, उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं इसकी, जो व्यापार की दृष्टि से देखी जाए, उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन ज्यादातर पेपर में इसी में से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह याद करते रहें। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर। थैंक यू।